हे गाइस, वेलकम बैक टू गीक्स फुटबॉल नेशन। तो चैंपियंस लीग नाइट आती है तो आप बिल्कुल यही एक्सपेक्ट करते हो कि आपको ऐसे ही मैचेस देखने को मिलेंगे जैसे कि कल रात को देखने को मिले थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो ग्रुप एफ से ऐसे मैचेस निकल के आएंगे, द ग्रुप ऑफ डेथ जिसको इस सीजन नाम दिया गया, बट कल का मैच बहुत ज्यादा बेहतरीन था। स्टार्ट करें अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम कल भी बहुत ज्यादा खराब गया था और मैं शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूं, जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, कि चैंपियंस लीग में अगर गैलेटासरे से अगर भिड़ती है मैनचेस्टर यूनाइटेड तो गैलेटासरे के पास हाई चांसेस है गेम जीतने के। और कल के गेम में टोटली आउट क्लास होती दिख गई टैक्टिकल वाइज में मैनचेस्टर यूनाइटेड, और अगेन बैक टू बैक वो गेम जीत रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी अपने सबसे बैड फेस में चल रही है क्योंकि उन्होंने लगातार 10 गेमों में 6 गेम वो हार चुके हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है आने वाले समय में। अगर देखना ये होगा कि सेकंड लेग में वो कैसे लीग निकालते, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो अभी करंट पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि वो अपने चैंपियंस लीग के जो टेबल है, अपने चैंपियन लीग की ग्रुप स्टेज में जो अपने टेबल पे सबसे बॉटम पे है और प्रीमियर लीग टेबल में भी 10th पोजीशन पे है। तो इवेंचुअली अभी अब जब आप एरिक टेन हैग के ऊपर जब सारे प्लेयर्स और सारे फैंस ने ट्रस्ट दिखाया था एरिक टेन हैग की वजह से, उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी छोड़ दिया, उससे भी मुंह फेर लिया। उसके बावजूद भी अगर आप आप लगातार ऐसे मैचेस या ऐसे सीजन कटते रहेगा आपको, तो ये कैसे चलते रहेगा। और देखना ये भी होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस और मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो बोर्ड है वो कब तक एरिक टेन हैग के ऊपर अपना ट्रस्ट जो है वो बना के रखता है, कि और कब तक उसके जो एरिक टेन हैग बॉल है उसका वेट करते थे। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसा कभी भी कोई गेम उनका देखने को नहीं मिला पिछले 1-1.5 साल से, कि अपन देख के ये सोच सकें कि हाँ, ये जो नई मैनचेस्टर यूनाइटेड है वो एक बहुत बेहतरीन तरफ, मतलब एक बहुत बेहतरीन जर्नी पे निकल चुका है, एक अच्छे रिबिल्डिंग फेज पे निकल चुका है। लेकिन अब देखते जाओगे कि जब से मैनचेस्टर यूनाइटेड के पिछले 1-1.5 साल से, पिछले 1-2 साल से जितनी ड्रामे हो रहे हैं ना, फुटबॉलिंग उतनी ही कम होते जा रही है। ड्रामे यानी कि कोई प्लेयर अगर इन आउट हो रहा है तो इंजरीज हो रही है, तो टेन हैग की वजह से कुछ हो रहा है, वो ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या चल रहा है वो तो अपन नहीं जानते। लेकिन इवेंचुअली अगर देखा जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेन बहुत ही बैड सीजन की तरफ बढ़ते जा रही है। अभी सीजन शुरू हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी बोलना बहुत अर्ली होगा, बट स्टिल अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को वापस से कम करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, ब्लेम कौन लेगा और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, क्योंकि अब पिछली बार तो आपने प्लेयर्स को ब्लेम कर दिया, आपने प्लेयर्स को टीम से निकाल दिया, लेकिन इस बार आप किसको ब्लेम करोगे और कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? ओनाना? ब्रूनो फर्नांडिस? मेरे को नहीं लगता ये लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले। ओनाना के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। ओनाना तो पिछले सीजन इंटर के लिए ऐसे सेव्स निकाल रहा था कि वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर बनने का दावेदार था वो, लेकिन इस सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड में आके उसको क्या हो गया? कैसे मीरो 222 गेम रियल मैड्रिड में खेलने से उसको सिर्फ 2 रेड कार्ड मिले थे, और जब से मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन किया उसको 3 रेड कार्ड ऑलरेडी मिल चुके हैं 1 साल के अंदर में। और अगर बात करें दूसरे प्लेयर मेसन माउंट को, तो चेल्सी के साथ चैंपियंस लीग विनर है, वो भी उतना कुछ खास क्यों नहीं कर पा रहा है? तो प्रॉब्लम मेन उनके सिस्टम के अंदर है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के सिस्टम के अंदर और बोर्ड के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उसको पहले रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। नहीं तो हर सीजन नई होप लेके वो शुरू होंगे और इवेंचुअली डिजास्टर की तरफ ही लीड करने होंगे। तो ये कुछ कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करें अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड और नेपोली की, तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था कल का गेम बिल्कुल ब्लॉकबस्टर होने वाला है, क्योंकि अभी नेपोली हाल फिलहाल में जिस फॉर्म में चल रही है, यानी कि पिछले 1-1.5 सीजन से बहुत बेहतरीन खेल रही है नेपोली, तो मैं बिल्कुल कल का गेम को डल या वन साइडेड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरे को मालूम था बहुत सारे गोल्स आने वाले हैं और बहुत ब्यूटीफुल गेम्स देखने को मिलेगा। कहाँ से स्टार्ट करें? स्टार बाय जूड बेलिंगम, मतलब भाई मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड के हिस्ट्री में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दी बेस्ट साइनिंग जूड बेलिंगम हो सकता है, क्योंकि वो हाफ लाइन से ड्रिबल करते हुए आया और नेपोली के होल डिफेंस से ड्रिबल करके उसने गोल मार दिया। मतलब आप देख रहे हो प्लेयर का कॉन्फिडेंस देखो, उसकी अवेयरनेस, उसकी बॉक्स के अंदर की अवेयरनेस, ऑफ द बॉल वर्क रेट, बॉल रिकवरी करना, रन्स निकालना, चाहे वो ओवरलैप पे रन निकालना हो, वो विड्थ देना हो या डीप खेलना हो, या डिफेंसिव अवेयरनेस की बात करूँ, वो प्लेयर सर्वगुण संपन्न है। उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज है। हर कोच चाहेगा कि उसके पास ऐसा प्लेयर हो जो जूड बेलिंगम जैसी अवेयरनेस रखता हो गेम की। और बात करें लिंक अप करना, चाहे वो रोड्रिगो के साथ हो चाहे वो विनीशियस जूनियर के साथ हो, तो अगेन बैंग ऑन नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस दिया जूड बेलिंगम ने। अगर जूड बेलिंगम के साथ बात करें विनीशियस जूनियर की, तो उसका गेम भी काफी ज्यादा सॉलिड था, अच्छे ड्रिबल्स निकाल रहा था, अच्छे विनीशियस जूनियर अगेन जो थ्रेट पोसेस करता है और लेफ्ट फ्लैंक से वो हमेशा डेडली होता है, बहुत बेहतरीन जो है वो रन्स निकाल रहा था, बेहतरीन तरीके से ड्रिबल कर रहा था, बहुत बेहतरीन तरीके से ओवरलैप पे रन निकाल रहा था, अच्छा कनेक्शन दिखा रहा था, डिफेंसिव अवेयरनेस भी उसकी ठीक थी और एक ब्यूटीफुल सा गोल भी स्कोर किया था। एक एरर की वजह से आया था जो कि नेपोली के कैप्टन ने किया था और उसको इवेंचुअली उनको कॉस्ट करना पड़ी है एज अ गोल कंसीड करके। अगर बात करें रोड्रिगो की, तो रोड्रिगो का गेम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन विनीशियस जूनियर से और भी काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था जब जब वो ओवरलैप पर रन निकाल रहा था, लेकिन विनीशियस जूनियर उस तक बॉल नहीं पहुंचा पा रहा था। बट अदरवाइज विनीशियस का गेम बहुत ज़्यादा
अच्छा था, लेकिन रियल मैड्रिड के इस लाइनअप में अगर आप देखोगे तो एक स्ट्राइकर की बहुत ज़्यादा कमी खलती है। और ये चीज़ समझ में आती कि एक स्ट्राइकर होने से इनका गेम कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। होजेलू से आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, वो इवन एक स्टार्टर भी नहीं है रियल मैड्रिड के लिए। और रोड्रिगो जो है उसका गेम है ही नहीं एक नंबर 9 पोजीशन पे खेलने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रियल मैड्रिड कैसे अपने लिए एक स्ट्राइकर लेके ज़रूर आती है। तो मेरे हिसाब से वो स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ही होना चाहिए, क्योंकि अब तो लगातार 3 से या 4 सीज़न होने वाला है कि किलियन एम्बापे और रियल मैड्रिड की स्टोरी ख़त्म ही नहीं हो रही है, बस आगे बढ़ते जा रही है किसी न किसी पेस पे। तो अगर बात करें, अगर जो तीसरा गोल स्कोर किया था रियल मैड्रिड में, जो वो एक ब्यूटीफुल स्क्रीमर था जो कि फेडे वालवर्डे ने स्कोर किया था। और फेडे वालवर्डे के लिए ऐसा गोल स्कोर करना एक मतलब क्या बोलते हैं, कोई नई बात नहीं। उसने पहले भी काफ़ी सारे स्क्रीमर स्कोर किए हुए हैं और बेहतरीन स्क्रीमर गोल स्कोर किया था। और ऐसे प्रेशर पे जब जहाँ पे लीड बनाने की कोशिश कर रही थी रियल मैड्रिड के ऊपर नेपोली, तभी एक गोल स्कोर करके मैच का पेस टोटली चेंज कर दिया। मैच के डेथ स्टेजेस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया हुआ था नेपोली ने रियल मैड्रिड के ऊपर, लेकिन रियल मैड्रिड कामली गेम खेली थी। अगर बात करें नेपोली के नंबर 9 विक्टर ओसिमेन की बात करें, तो उसका गेम काफ़ी ज़्यादा ऑड था कल का। बहुत ज़्यादा ऑफ द बॉल वर्क रेट भी उसका देखोगे तो बहुत ज़्यादा पता नहीं अटपटा सा गेम खेल रहा था। और जब जब बॉल की तरफ रिकवरी करने जा रहा था तो अजीब अजीब सी मतलब बॉल को वो रिसीव ही नहीं कर पा रहा था। जो मेन थ्रेट जो आ रहा था वो आ रहा था लेफ्ट फ्लैंक से, नेपोली के लेफ्ट फ्लैंक से, वो भी क्विचा क्वाराट्सखेलिया की तरफ से ही आ रहा था। विक्टर ओसिमेन कल के गेम में उसको बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं मिले। अगेन अगर नंबर 9 को चांसेस नहीं मिलते, मतलब आप तो सिस्टम जो है वो वीक तरीके से खेल रहा है। वीक यानी कि मतलब आपके जो विंगर्स हैं वो कमज़ोर खेल रहे हैं, या फिर आपके अटैकिंग मिडफील्डर जो है वो कमज़ोर खेल रहे हैं। अगर इन दोनों का गेम कमज़ोर जाता है तो स्ट्राइकर बहुत कुछ नहीं कर सकता। विंगर्स की तरफ से अगर मेरे को पूछोगे तो मैं तो यही बोलूँगा कि क्विचा क्वाराट्सखेलिया का गेम भी काफ़ी ज़्यादा ठीक था। अगर क्वाराट्सखेलिया भी बहुत सारे चांसेस क्रिएट कर रहा था, बहुत अच्छे से ड्रिबलिंग निकाल रहा था। डैनी कारवाल, मेरे को मालूम था डैनी कारवाल का जो गेम है बिल्कुल शांत नहीं जाने वाला, क्योंकि उसको क्विचा क्वाराट्सखेलिया को रोकना था। और क्वाराट्सखेलिया का गेम काफ़ी ज़्यादा बार बार वो डैनी कार्वाहल को बीट कर रहा था और उसके पास से क्रॉसेस निकाल रहा था, या तो डीप डाल रहा था, या तो क्रॉसेस की क्वालिटी सही नहीं थी। एक चांस मिला था, क्लियर चांस था, वो भी अनमार्क्ड विक्टर ओसिमेन को, और उसने वाइड मार दिया हेडर को। लेकिन चांसेस क्रिएट हुए थे विक्टर ओसिमेन के लिए, लेकिन वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया। अगर बात करें रूडिगर की, तो रूडिगर ने टोटली अपने पॉकेट में रखा हुआ था विक्टर ओसिमेन को। अगर बात करें तो चाहे वो मिडफील्ड के अंदर हो, चाहे वो क्या 18 यार्ड बॉक्स के अंदर हो, हर जगह पे उसको रोक के रखा हुआ था। और जितने भी बाल रिकवरी करने के लिए, हेडर लेने के लिए या बॉल रिसीव करने के लिए विक्टर ओसिमेन आ गया, तो वो एंटोन रूडिगर उसको टोटली मार्क करके रखा हुआ था। तो पूरे मार्क्स मिलेंगे एंटोन रूडिगर को। तो सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे केपा के डिसीजन मेकिंग को, तो मैं तुम लोग को ये बोलना चाहूंगा, रियल मैड्रिड फैंस, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स थिबात कुर्तुआ की जगह पे अगर आप केपा जैसे गोलकीपर को लाओगे तो आपको ये सारी चीज़ों से एक्सपेक्ट करना गलत होगा। लेकिन अगेन जो कल का मिस्टेक हुआ था जहाँ पे गोल कंसीड कर लिया था रियल मैड्रिड ने, वहाँ पे आप ये ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको आप वर्ल्ड लेवल पे अगर आप चैंपियन लीग की दावेदारी पेश करने आ रहे हो तो आप ऐसे एरर्स फेस करो। नेपोली ने तो पनिश कर दिया। जब आप और बड़ी टीमों से भिड़ोगे, यानी कि एफसी बार्सिलोना या फिर क्या बोलते हैं आप मैनचेस्टर सिटी वगैरह से भिड़ोगे, तो वो लोग आपको और डेडली तरीके से पनिश कर देंगे। प्रेशर को हैंडल करना जरूरी है, और बैड डिसीजन मेकिंग तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते ऐसे स्टेजेस। लेफ्ट बैक की पोजीशन में अगर देखा जाए तो कामाविंगा का गेम भी काफी ज्यादा सॉलिड था। कामाविंगा अपना काम बखूबी निभा रहा था। मिडफील्ड के अंदर भी बहुत बेहतरीन ड्रिबल्स निकाल रहा था, बहुत अच्छे पासेस दे रहा था। लेकिन पासेस की क्वालिटी कई बार मिस भी किया उसने, पासेस मिसप्लेस किए, पता नहीं किस कारण से हो रहा था। लेकिन अगर ओवरऑल जनरल बात करें तो कामाविंगा का गेम भी अच्छा था। उसने बहुत बढ़िया बिल्डअप में भी बहुत अच्छा हेल्प कर रहा था, और कई बार उसको ड्रिबल करने भी नहीं दिया, 1-on-1 ले रहा था, टैकल्स कर रहा था, डुअल्स ले रहा था। विद दैट बीइंग सेड गाइज, वीडियो को अपन यहीं पे रैप करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने फुटबॉल फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। अपन मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।